ओके जी, नेक्स्ट चैप्टर है जी बैकअप एंड रिकवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुक में आगे कोई मैं 10 चैप्टर्स तो सिर्फ इसके 20 चैप्टर्स हैं अगर टोटल, तो 12 चैप्टर्स बल्कि बैकअप एंड रिकवरी के। सो एक डीबीए नहीं है अगर उसको बैकअप एंड रिकवरी नहीं आता, तो इसे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको आपने कोर्स इस पे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, इन आगे सारे चैप्टर्स पे और नेक्स्ट बुक में भी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी चीज़ें कवर करने वाली। सो आपने क्योंकि बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है, तो बैकअप लेना क्यों ज़रूरी है वैसे, क्या रीज़न हो सकते हैं बैकअप लेने के? लॉस ऑफ डेटा से बचने के लिए, ठीक है जी। या फिर आप क्या करना चाहते हैं जी, डेटा प्रिजर्व करना चाहते हैं अपने पास, या फिर आप क्लोन करना चाहते हैं, रेप्लिका बनाना चाहते हैं, कोई टेस्टिंग करनी है आपने, ठीक है, जैसे आप चाह रहे हैं जी अपग्रेड करें, तो उस केस में आप बैकअप लेंगे, दूसरी मशीन पे जाकर रिस्टोर करेंगे, तो आप जो ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो करेंगे और फिर टेस्टिंग करेंगे और फिर प्रोडक्शन में करेंगे आप, ठीक है जी। अच्छा, बैकअप्स के टूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कैसे लेते हैं बैकअप और कौन कौन से टाइप्स के बैकअप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो ओरेकल में अगर आप देखें डेटाबेस में, तो बेसिकली दो तरह के बैकअप्स हैं, एक आपका लॉजिकल बैकअप कहलाता है और एक आपका फिजिकल बैकअप कहलाता है। एक लॉजिकल बैकअप एंड एक फिजिकल बैकअप। लॉजिकल बैकअप मीन्स के ऑब्जेक्ट्स का बैकअप, ऑब्जेक्ट्स का बैकअप, डेटा का बैकअप। फॉर एग्जांपल एक यूजर है HR, उसके पास दो टेबल है एम्प और डेप्थ, और उसमें कोई डाटा भी है, उनके ऊपर इंडेक्सेस भी हैं, इनके ऊपर ट्रिगर्स भी लिखे हुए हैं और इसके स्कीमा में वो कुछ फंक्शंस भी लिखे हुए हैं। तो क्या करता है HR के एम्प टेबल की क्रिएट की DDL जनरेट कर लेता है अपने पास, एक स्क्रिप्ट बनाता है जिसमें क्रिएट टेबल और एम्प टेबल की सारी स्पेसिफिकेशन आ जाती है। फिर एम्प के टेबल में जितनी रोज है उनकी इंसर्ट की स्टेटमेंट बना के अपने पास रख लेता है। इसी तरीके से डेप्थ का जो टेबल है उसकी भी DDL जनरेट हो जाती है, उसमें जो डाटा है उसकी इंसर्ट की स्टेटमेंट जनरेट हो जाती है। फिर उसके बाद जितने भी इंडेक्सेस हैं उनके क्रिएट इंडेक्स की स्टेटमेंट्स, जितने प्रोसीजर्स हैं उनके क्रिएट प्रोसीजर की स्टेटमेंट्स, क्रिएट ट्रिगर की स्टेटमेंट, वो सारी स्टेटमेंट उसके पास स्क्रिप्ट बना के रख देते हैं आप, तो लॉजिकल बैकअप कहलाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल बैकअप। आपने अपने सारे ऑब्जेक्ट का बैकअप ले लिया है। एक तरीका तो यह है कि आप उनकी सारी DDL जनरेट कर लें और अपने पास रख लें, एक ही स्क्रिप्ट बना लें या मल्टीपल डिफरेंट स्क्रिप्ट बना लें जी। नहीं, स्कीमा तो ये होता है ना, आपका एक यूजर जिसकी ओनरशिप में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। HR एक स्कीमा है, HR एक यूजर, आपका जो यूजर नेम है जिसे आप डेटाबेस से कनेक्ट करोगे आपका स्कीमा भी है, ठीक है, दैट HR हो गया, स्कॉट हो गया, या आपका जो यूजर आपके लिए बनाया गया होगा वो स्कीमा होगा आपका, ठीक है, दैट इज योर स्कीमा। आप उस यूजर के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, आपको सर्टन राइट्स होंगे जो आप कर सकेंगे, वो उस यूजर के स्कीमा कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप हर यूजर क्या करता है, अपने ऑब्जेक्ट्स का, अपने स्कीमा का, अपने ऑब्जेक्ट्स का लॉजिकल बैकअप ले सकता है। ओरेकल ने इसके लिए जो टूल्स दिए हैं लॉजिकल बैकअप के लिए, EXP की यूटिलिटी है जो कि एक्सपोर्ट करती है, आप टेबल में से एक्सपोर्ट करके किसी फाइल में डंप कर देगी वो डाटा सारा, वो सारे वो उसके टेबल्स के क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट, इंडेक्स की स्टेटमेंट्स, प्रोसीजर फंक्शन की क्रिएट की स्टेटमेंट सारी एक फाइल के अंदर डंप कर देगी। और एक IMP की यूटिलिटी है इंपोर्ट, जो कि उस फाइल को रीड करके दोबारा डेटाबेस के अंदर लोड करने के लिए यूज होती है। नॉर्मली ये जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट की यूटिलिटी है ना, ये एक डेटाबेस से डाटा उठा के दूसरी डेटाबेस में शिफ्ट करना हो, आपने कॉपी करना हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक टेबल को आपको, एक टेबल चाहिए आपको दूसरी डेटाबेस में, या एक टेबल का बैकअप चाहिए, तो यार पर्टिकुलर टेबल्स का, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का बैकअप चाहिए, तो आप ये लॉजिकल बैकअप लेते हैं। और समटाइम्स वैसे ऐसा भी है, बहुत सारे एनवायरमेंट्स में यही बैकअप एज अ मेन बैकअप पॉलिसी यूज होता है कि अब डेली एक्सपोर्ट हो जाता है पूरी की पूरी डेटाबेस का, पूरे के पूरे स्कीमा का या पर्टिकुलर टेबल्स का आप एक्सपोर्ट ले लेते हैं, ठीक है, जॉब बना लेते हैं। इसके इंटरफेसेस क्या हैं? इंटरफेसेस हैं दो, एक कमांड लाइन EXP IMP की यूटिलिटीज हैं और एक इंटरप्राइज मैनेजर है, उसमें क्लिक बेशक क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑब्जेक्ट सारे दिखा देगा, वो उसको सेलेक्ट करें, एक्सपोर्ट करें, वो एक्सपोर्ट कर देगा। और ये एक फाइल बनती है जिसको डंप फाइल आती है, हम कहते हैं .dmp एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन ऐसे जो मर्जी हो, नॉर्मली एक्सटेंशन .dmp, डंप फाइल भी उसको कहा जाता है। और ये ओरेकल के प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में होती है, सारे ये वही है जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया कि वो क्रिएट की स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें इंसर्ट की स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें आपकी DDL सारी जनरेट होकर आती थी, लेकिन वो ओरेकल के प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में होती है। आप उनको ओपन करके देखेंगे तो वो आपको ये इस तरीके से नजर नहीं आएगी, आपको DDL नहीं नजर आएंगे, लेकिन क्योंकि ओरेकल के अपने फॉर्मेट में। और ये जो डंप फाइल आपकी एक्सपोर्ट यूटिलिटी जनरेट करती है, वो इंपोर्ट यूटिलिटी उस डंप फाइल को रीड कर सकती है। और ये एक सबसे मेजर टूल है माइग्रेशन का। लेट्स से आपने ओरेकल 9i से ओरेकल 11g पे जाना है, तो दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि 11g का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें,
डेटाबेस क्रिएट करें उसी मशीन पे या डिफरेंट मशीन पे, 9i से पूरा को पूरा डंप लें, एक्सपोर्ट करें और 11G में जाके वही उसी नाम से यूजर बनाए उधर जाके इंपोर्ट कर लें, आपके डेटाबेस अपग्रेड हो जाएंगे। एक तो तरीका ये अपग्रेड करें। दूसरा तरीका क्या है, आप डेटाबेस अपग्रेड असिस्टेंट चलाएं, उसमें 9i की डेटाबेस को 11G में अपग्रेड कर देगा, उसमें अच्छे खासे स्टेप्स होंगे। तो डेटा माइग्रेशन भी ये का भी एक बहुत बड़ा टूल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आपकी पहले डेटाबेस 9i विंडोज में थी, अब आप चाहते हैं आपकी डेटाबेस सोलारिस में हो, 11G में हो, तो आप 11G सोलारिस पे इंस्टॉल करें, 9i से डंप लें, 11G सोलारिस में जाके इंपोर्ट कर लें। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ये नहीं है कि विंडोज पे जो इंपोर्ट लिया वो सोलारिस में एक्सपोर्ट लिया वो सोलारिस में इंपोर्ट नहीं हो सकता। तो आप बिटवीन डेटाबेसेस डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। डाटा अपग्रेड, डेटाबेसेस अपग्रेड के लिए भी ये एक टूल यूज होता है और डाटा माइग्रेशन के लिए भी ये टूल यूज होता है, लेकिन ये दिस इज बिटवीन ओरेकल डेटाबेसेस, ठीक है, दिस इज बिटवीन ओरेकल डेटाबेसेस। ये तो EXP IMP की जो यूटिलिटीज हैं ये ओरेकल 7, 8, 8i, 9i, 10G, 11G में भी अवेलेबल है। 10G ऑनवर्ड ओरेकल ने इनके ये थोड़ी सी यूटिलिटीज थोड़ी स्लो थी, इनके मुकाबले में इन्हीं को थोड़ा सा और इनहांस कर दिया, उनके साथ और भी यूटिलिटीज दे दी, उनको डाटा पंप का नाम दिया ओरेकल ने, डाटा पंप। ये भी अवेलेबल है स्टिल, और डाटा पंप भी अवेलेबल है। अच्छा, डाटा पंप में आपके पास जो इंटरफेसेस हैं वो एक तो कमांड लाइन यूटिलिटीज हैं EXP DP के नाम से और IMP DP के नाम से, और EM के थ्रू भी इसका इंटरफेस अवेलेबल है। ये काफी ज्यादा फास्ट है नॉर्मली एक्सपोर्ट इंपोर्ट से। अगर आप EXP DP से डंप लेते हैं तो उनमें भी 30-40% डिफरेंस पड़ेगा टाइम में, ठीक है, ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो अब या तो आप EXP IMP यूज कर लें या डाटा पंप यूज कर लें, तो दोनों आपस में कंपेटेबल नहीं है। जो EXP DP से आपने डंप लिया हुआ है वो IMP DP की यूटिलिटी इंपोर्ट कर सकती है, और जो EXP से आपने डंप लिया वो IMP की यूटिलिटी इंपोर्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये भी स्टिल अवेलेबल है, ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए ये स्टिल अवेलेबल है। तो आप किसी भी यूटिलिटी के थ्रू आप ले सकते हैं। तो अगर आपके जो डेटाबेस है इस वक्त वो 10G ऑनवर्ड है तो बेहतर यह है कि आप डाटा पंप यूज करें, और ये एक लास्ट चैप्टर इस बुक में ना वो हम यूज करेंगे, लॉजिकल बैकअप उस वक्त, ठीक है जी। ये तो है लॉजिकल बैकअप, इसको डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर आएंगे तो। और देन आगे है जी फिजिकल बैकअप। असल में आपका जो बैकअप है वो फिजिकल बैकअप होना चाहिए। लॉजिकल बैकअप लें लेकिन वो एडिशनल होना चाहिए। फिजिकल बैकअप मीन्स कि आप अपनी सारी डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स और रीडू लॉग फाइल्स ऑप्शनली इनको कॉपी कर लें अपने पास, ये आपका फिजिकल बैकअप है, ठीक है। इन फाइल्स को आप अपने पास सारी फाइल्स को जाके जहां पे पड़ी हुई है कॉपी करें, OS पे जाएं, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। लेकिन ये दो तरीके, फिजिकल बैकअप दो तरीकों से हो सकता है। ये यूजर मैनेज हो सकता है, यूजर मैनेज मीन्स के DBA कोड करना पड़ेगा, या फिर ये सर्वर मैनेज हो सकता है। सर्वर मैनेज करेंगे तो उसके लिए ओरेकल ने एक टूल दिया हुआ है, उसके लिए ओरेकल ने जो टूल दिया हुआ आपको वो है RMAN के नाम से। बहुत ज्यादा ये टूल आपने यूज करना है। नेक्स्ट चैप्टर से हम ये टूल यूज करना शुरू कर देंगे, RMAN रिकवरी मैनेजर। इसका काम ही सिर्फ ये है, बैकअप लेना और रिकवरीज करना, ठीक है। इसमें इसकी अपनी वो कमांड लाइन इंटरफेस है, इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू है, इसकी अपनी एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप बैकअप लेते हैं, रिकवरी करते हैं, ठीक है जी। तो यूजर मैनेज में क्या है जी, आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डेटाबेस में कितनी डाटा फाइल्स हैं, कहाँ पे पड़ी हैं। कुछ हो सकता है C में पड़ी हो, कुछ D में पड़ी हो, कुछ E में पड़ी हो। आपको जाके उन फाइल्स को 1 by 1 कॉपी करना पड़ेगा। RMAN में जाएंगे तो सिंपली कमांड देंगे, उसको पता है कहाँ पे फाइल्स पड़ी है, खुद ही बैकअप ले लेंगे, ठीक है। दूसरा फाइल का बैकअप का साइज भी छोटा होगा, दूसरा बैकअप जल्दी भी हो जाएगा। इस केस में यूजर मैनेज के केस में आपको सारा बैकअप खुद लेना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और फिर अगर आप यूजर मैनेज बैकअप ले रहे हैं या सर्वर मैनेज ले रहे हैं, दोनों केसेस में आपका जो बैकअप हो सकता है वो या तो ऑनलाइन हो सकता है या फिर ऑफलाइन हो सकता है। दो सिचुएशन है। ऑनलाइन को हॉट बैकअप भी कहते हैं और इनकंसिस्टेंट बैकअप भी कहते हैं। ऑफलाइन को कोल्ड बैकअप भी कहते हैं या कंसिस्टेंट बैकअप भी कहते हैं। इसको मल्टीपल डिफरेंट नाम है, ऑनलाइन बैकअप या हॉट बैकअप या कंसिस्टेंट बैकअप, सॉरी इनकंसिस्टेंट बैकअप। ऑफलाइन बैकअप, कोल्ड बैकअप या कंसिस्टेंट बैकअप। तो ये आप चाहे यूजर मैनेज से ले रहे हैं चाहे सर्वर मैनेज से ले रहे हैं। अगर आप डेटाबेस शट डाउन करके बैकअप ले रहे हैं तो कोल्ड बैकअप है या ऑफलाइन बैकअप है। अगर चलती हुई डेटाबेस का बैकअप ले रहे हैं
वो ऑनलाइन बैकअप। लेकिन अगर चलती हुई डेटाबेस का बैकअप आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, वो होने चाहिए, तब आप चलती हुई डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने ले लिया तो ले गया, लेकिन आपने ले लिया तो वो बैकअप वैलिड नहीं होगा। आप रिस्टोर करने जाएंगे तो वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। सो अगर आपने ऑनलाइन बैकअप लेना है तो कुछ चीजें जो कि होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, वो देखते हैं क्या है। अच्छा, पहले तो कंसेप्ट देख लेते हैं। ये तो आपने ओवरव्यू देख लिया कि बैकअप्स की टाइप्स कितनी है, अब उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। अच्छा, अब बैकअप्स लेते क्यों जी? फेलियर्स से बचने के लिए। फेलियर हो जाए तो फिर आप डेटा रिकवर कर सके। तो फेलियर्स की टाइप्स हैं डिफरेंट। स्टेटमेंट फेलियर है, यूजर फेलियर है, नेटवर्क फेलियर है, यूजर एरर है, इंस्टेंस फेलियर है, मीडिया फेलियर है। में से कुछ फेलियर्स तो ऐसे हैं जिनका इंपैक्ट कोई नहीं है डेटाबेस के ऊपर, डीबीए को कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ फेलियर्स ऐसे हैं जिस केस में आपको रिस्टोरेशन एंड रिकवरी करनी पड़ सकती है। सो आपके पास बैकअप जरूर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं उनको जी वन बाय वन। स्टेटमेंट फेलियर में क्या है? एक स्टेटमेंट एक यूजर ने चलाई, वो स्टेटमेंट फेल होगी, डेटाबेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट्स से उसने एक नंबर कॉलम में करेक्टेड डेटा एंटर करने की कोशिश की, या उसको प्रिविलेजेस नहीं थी, वो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म किया, या उसको स्पेस कोटा खत्म हो गई, या स्पेस खत्म हो गई टेबल स्पेस में, वो डाटा इंसर्ट कर रहा था, एरर आ गया, या एप्लीकेशन में कोई एरर्स आ गए, कोई ऑब्जेक्ट इनवैलिड हो गया और वो एप्लीकेशन नहीं चल रही। ठीक है, तो ये आप इस केस में क्या करेंगे? डिफरेंट फिक्सेस हैं। इस केस में आपको रिकवरी नहीं करनी पड़ेगी, आपको अप्रोप्रिएट प्रिविलेजेस नहीं है तो प्रिविलेजेस दें। अगर वो डाटा सही नहीं एंटर कर रहा है तो उसको आप बताएं कि कैसे डाटा एंटर करना है। स्पेस नहीं है उसके पास तो उसको कोटा एलोकेट करें, या रिज्यूमेबल स्पेस एलोकेशन इनेबल करें, एंड सो ऑन। यूजर प्रोसेस फेलियर। लेट्स से एक यूजर प्रोसेस है और एक सर्वर प्रोसेस है। यूजर प्रोसेस ने क्यूरी चलाई और यूजर की मशीन शट डाउन कर दी अपनी, तो सर्वर एंड पे आपका जो पीमॉन प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली इसको हैंडल कर लेगा। वैसे सर्वर प्रोसेसेस जिनके अगेंस्ट यूजर प्रोसेसेस एग्जिस्ट नहीं करते, उनके रिसोर्सेज को रिलीज करेगा एंड उन प्रोसेसेस को किल कर देगा। डीबीए को नॉर्मली कोई एक्शन नहीं लेना पड़ेगा। नेटवर्क फेलियर, नेट से लिसनर फेल हो गया तो लिसनर आप दोबारा नया कॉन्फ़िगर कर लें, वो फिर लिसनर को फिक्स करें। एनआईसी कार्ड फेल हो गया आपका, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो बैकअप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए आपकी मशीन में, उसको कॉन्फ़िगर करें, उसके साथ केबल कनेक्ट कर लें। नेटवर्क कनेक्शन या आपके मीन्स के वो स्विच या हब वो में मसला आ गया तो वो उसको रिप्लेस कर लें। डीबीए को नॉर्मली इस केस में आपका डाटा लॉस नहीं है इस केस में भी। ठीक है, आपको कोई पर्टिकुलर ऐसा ऑपरेशन डीबीए को नहीं करना पड़ता। डाटा रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, यूजर एरर ये एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से आपको ज्यादातर रिकवरी करनी पड़ जाती है। यूजर ने क्या किया जी, एक अपडेट की स्टेटमेंट चलाई, 100 GB का टेबल था, अपडेट की स्टेटमेंट चलाई और वेयर क्लास लगाई को नहीं और कमिट कर दिया। तो अब उसने तो कर दिया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। ये हुआ है मेरे साथ, ये तकरीबन कोई 500 GB का टेबल था, वो रात को लगा के क्या अपडेट वो टेस्टिंग कर रहा था, उसमें वेयर क्लास उसने वो कमेंट आउट की थी। वो टेस्ट पे टेस्टिंग करता था, प्रोडक्शन पे उसने डिप्लॉय करना था, प्रोडक्शन पे करके वेयर क्लास कमेंट आउट हुई है और एंड पे कमिट लगा हुआ है और कर दिया उसने, तो उसमें अच्छा खासा काम हो गया। तो आपके पास बैकअप होना चाहिए, वो फिर आप ताकि रिकवरी कर सकें। डिफरेंट ऑप्शन है वो देखेंगे हम। तो यूजर एरर की वजह से ज्यादातर रिकवरी करनी है। कोई टेबल ड्रॉप कर दिया उसने, कोई डाटा डिलीट करके कमिट कर दिया, तो यू विल हैव टू परफॉर्म रिकवरी। और आपके लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए, चाहे लॉजिकल बैकअप है चाहे फिजिकल बैकअप है, आपके पास बैकअप होना चाहिए। अच्छा, फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी को आगे पढ़ेंगे जी। ये अगर इस तरह यूजर एरर्स को, बहुत सारे इश्यूज को आप फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी से इजीली रिकवर कर सकते हैं। कमांड दें और आपका टेबल पर्टिकुलर स्टेट पे वापस चला जाएगा। आपको पूरी डेटाबेस को रिकवरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये नेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे क्योंकि अभी जैसे इसकी यहाँ पे इंट्रोडक्शन ही है। इंस्टेंस फेलियर। इंस्टेंस फेलियर क्या होता है? आपकी डेटाबेस चलते हुए मशीन हैंग कर गई और आपको नॉर्मली डेटाबेस को रीस्टार्ट करना पड़ा या मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ा, तो क्या होगा? इंस्टेंस एबनॉर्मली टर्मिनेट करेगा। होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर होगा तो चांसेस हैं कि कोई ना कोई फाइल करप्ट हो जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, कभी कोई रीडू लॉग फाइल करप्ट हो जाती है, या कोई डाटा फाइल करप्ट हो जाती है, या कंट्रोल फाइल करप्ट हो जाती है, और फिर आपको रिकवरी करनी पड़ती है। आपके पास बैकअप होना चाहिए। काफी दफा हुआ है आपका इंस्टेंस, अगर आपकी मशीन फोर्सफुली रीस्टार्ट कर देते हैं आप, या आपकी डेटाबेस हैंग कर जाती है और जाके स्टार्टअप फोर्स कर दिया, या आपने वो सर्विसेज राइट क्लिक किया, सर्विस स्टॉप की और सर्विस स्टार्ट कर दी, तो डेटाबेस एबनॉर्मली डाउन होगा। और अगर आपके रीडू लॉग फाइल्स करप्ट होगी तो आपकी डेटाबेस अपनी होगी और फिर इनकम्प्लीट रिकवरी। आपके पास बैकअप होना चाहिए, फिजिकल बैकअप होना चाहिए, अदरवाइज आप डेटाबेस को आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, मसला होगा। तो इंस्टेंस रिकवरी में क्या होता है जी कि आपकी डेटाबेस एबनॉर्मली डाउन हुई, आप करते हुए अगर तो सारी फाइल्स इंटैक्ट हैं, कोई करप्शन नहीं हुई किसी फाइल के अंदर, तो इंस्टेंस रिकवरी ओरेकल खुद करेगा। हमने वो एक कंसेप्ट पढ़ा था पहले चैप्टर के अंदर के चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट में होता है कि लेट्स से आपका डाटा राइट हुआ है, आपका डाटा चेंज हुआ है SCN नंबर 1 से लेकर SCN नंबर 500 तक, तो चेक पॉइंट हुआ, उसने SCN नंबर 1 से लेकर SCN नंबर 300 तक का डाटा फाइल में राइट कर दिया और 200 SCN का डाटा पड़ा हुआ है बफर कैशे में, और इस दौरान आपकी मशीन रीस्टार्ट हो जाती है। तो क्या होगा? नेक्स्ट स्टार्टअप पे आपका ओरेकल ऑटोमेटिकली वो जो डाटा रीडू लॉग फाइल्स के अंदर पड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली उठा के डाटा फाइल्स में शिफ्ट करेगा, और इसको कहते हैं इंस्टेंस रिकवरी। ये दो फेजेस में होगी। एक तो वो सारा डाटा उठा के डाटा फाइल्स में शिफ्ट करेगा और डाटाबेस ओपन कर देगा, इसको कहते हैं रोल फॉरवर्ड फेज, जिसका रोल
फॉरवर्ड इसके इसमें आपका ऐसा सारा डाटा भी डाटा फाइल्स में आ जाएगा जो अनकमिटेड होगा। कमिटेड एंड अनकमिटेड दोनों डाटा फाइल्स में शिफ्ट हो जाएगा। और ये आपका एक प्रोसेस है एसमॉन ये प्रोसेस रिकवरी करेगा। और जब एक दफा डाटाबेस ओपन हो जाएगी तो फिर दूसरा फेज स्टार्ट होगा जिसको कहते हैं रोल बैक। उसमें अनकमिटेड डाटा जो डाटा फाइल्स में चला गया है वो अनडू में से यूज करते हुए उसको रोल बैक किया जाएगा। तो इंस्टेंस रिकवरी ओरेकल खुद करेगा। हम क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं इंस्टेंस रिकवरी के टाइम को, इंस्टेंस रिकवरी कितनी देर में हो जाए, पैरेलल में हो, सिंगल प्रोसेस के थ्रू हो या कितनी देर में, ताकि डाटाबेस जल्दी से जल्दी अगर एबनॉर्मली डाउन हो जाए तो जल्दी से जल्दी आप हो जाए। तो अंडरस्टैंडिंग इंस्टेंस रिकवरी एंड चेक पॉइंट क्या जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग डाटा फाइल्स हेडर्स विद द चेक पॉइंट इन्फॉर्मेशन, अपडेटिंग कंट्रोल फाइल्स विद द चेक पॉइंट इन्फॉर्मेशन एंड सिग्नलिंग डाटाबेस राइटर एट ट्रू चेक पॉइंट। ये क्या करता है, डाटाबेस राइटर को सिग्नल करता है, डाटाबेस राइटर डाटाबेस बफर कैशे से डर्टी बफर्स उठाता है और अप्रोप्रिएट डाटा फाइल्स के अंदर राइट करता है। और जितना डाटा वो राइट कर लेता है वो फिर इन्फॉर्मेशन दे देता है सीकेपीटी प्रोसेस को। फिर सीकेपीटी प्रोसेस वो नंबर डाटा फाइल्स और कंट्रोल फाइल्स के हेडर्स में राइट कर देता है एंड दैट नंबर इज कॉल्ड चेक पॉइंट नंबर या चेक पॉइंट SCN। ये पहले चैप्टर के अंदर हमने कवर किया था। अच्छा, रीडू लॉग फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है जी, रीडू लॉग फाइल्स जितनी भी चेंजेस आ रही होती हैं जो कि आप डाटा चेंज कर रहे होते हैं और कमिट कर रहे होते हैं वो रीडू लॉग फाइल्स में जा रहा होता है। तो फिर डाटा फाइल्स में बाद में जाता है जब चेक पॉइंट अगर होता है तो, ठीक है। तो डाटा फाइल्स में जाता है। नॉर्मली डाटा फाइल्स में वो डाटा आपके डाटाबेस बफर कैशिए से डाटाबेस राइटर उठाता है और डाटा फाइल्स में शिफ्ट करता है। लेकिन अगर डाटाबेस बफर कैशिए में से वो डाटा किसी वजह से अवेलेबल ना हो तो फिर रीडू लॉग फाइल्स में उठा के डाटा फाइल्स में ट्रांसफर किया जाता है। तो रीडू लॉग फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगर अपनी डाटाबेस के रीडू लॉग फाइल्स को। तो एंटरप्राइज मैनेजर में अगर आप सर्वर के प्रॉपर्टी पेज पे आए तो इसमें आपके पास स्टोरेज है और इसमें आपके पास रीडू लॉग ग्रुप्स हैं। तो रीडू लॉग फाइल्स आपके पास ग्रुप्स में होती हैं। तो हमारे केस में 3 ग्रुप्स हैं। ग्रुप में हर ग्रुप का एक नंबर होता है 1 2 3। हर ग्रुप का एक स्टेटस होता है, ठीक है जी। और हर ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स का मतलब उसमें फाइल्स कितनी है। तो मैं ऐसे ग्रुप नंबर 1 पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल का नाम है इसकी और ये इस लोकेशन पर पड़ी हुई है। इस ग्रुप में एक ही फाइल है जिसको मेंबर कहते हैं, रीडू लॉग फाइल जिसको हम कहते हैं। ये एक रीडू लॉग फाइल है इस ग्रुप में और इस लोकेशन पे इस नाम से पड़ी हुई है, ठीक है। और ये इसका साइज है। इसी तरीके से दूसरे ग्रुप में अगर आप आए तो इसमें भी एक ही फाइल है और उस लोकेशन पे पड़ी हुई है। और इसी तरीके से तीसरे ग्रुप में। अच्छा, अब ये अगर आपने काम SQL क्लास से करना है तो $, लॉग का व्यू है, सेलेक्ट ग्रुप नंबर, कॉमा स्टेटस, कॉमा बाइट्स, ये बता रही है मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप का साइज 150 MB है और इनमें से 2 ग्रुप्स इनएक्टिव स्टेटस में और एक ग्रुप करंट में। करंट का क्या मतलब है? हाँ जी, करंट का मतलब है कि इस वक्त जिसके ऊपर राइट हो रहा है, इस वक्त लॉग राइटर जिस पे राइट कर रहा है वो करंट है। अच्छा, ग्रुप्स के जो स्टेटस हो सकते हैं वो 3 स्टेटस हो सकते हैं। एक तो करंट हो सकता है, एक एक्टिव हो सकता है और एक इनएक्टिव हो सकता है। अच्छा, हम ये करते हैं कि एक लॉग स्विच कब अगर होता है? जब एक रीडू लॉग ग्रुप फिल हो जाता है, ठीक है। अब मैनुअली भी लॉग स्विच कर सकते हैं। अल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल, क्या होगा, लॉग राइटर फोर्सफुली दूसरे ग्रुप पे स्विच कर देगा, ठीक है। अब आपके इस केस में देखिएगा कि पहले करंट ग्रुप नंबर 2 था, अब करंट ग्रुप नंबर 3 है। ग्रुप नंबर 2 जो है वो एक्टिव हो गया है, ग्रुप नंबर 1 जो है वो स्टिल इनएक्टिव है। तो करंट का मतलब है जिस पे इस वक्त लॉग राइटर राइट कर रहा है। एक्टिव का मतलब है कि वो ऐसा ग्रुप है जिसमें कुछ ऐसा डाटा भी पड़ा हुआ है जो कि डाटा फाइल में शिफ्ट नहीं हुआ। अब जब आपने लॉग से चक्कर किया ना तो बैकेंड में चेक पॉइंट भी इनिशिएट हो गया होगा। अब लॉग राइटर क्या करेगा, उस ग्रुप में जो लास्ट ग्रुप नंबर 2 था इसमें जितना डाटा पड़ा हुआ था जो कि कमिटेड डाटा पड़ा हुआ था, वो डाटा कहां पे भी होगा, बफर कैशे में भी होगा। वो बफर कैशे से वो सारा डाटा उठा के डाटा फाइल में राइट करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये ग्रुप ओवरराइट हो जाना है। आप हो सकता है नेक्स्ट लॉग स्विच चक्कर हो जाए, उसके बाद सिर्फ नेक्स्ट लॉग स्विच चक्कर हो जाए तो ये ग्रुप ओवरराइट हो जाएगा। उससे पहले कि ये ग्रुप ओवरराइट हो जाए, इसका रिलेटेड जितना भी डाटा बफर कैशे में पड़ा हुआ है वो उठा के डाटा फाइल में शिफ्ट कर देगा, ताकि ये ग्रुप बेशक ओवरराइट हो जाए, ताकि उस केस में कोई इशू ना। तो थोड़ी देर में ये ग्रुप जो है एक्टिव से
इनएक्टिव हो जाएगा। करंट और एक्टिव ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपकी डेटाबेस एबनॉर्मली डाउन होती है और अगर आपका एक्टिव या करंट ग्रुप में से कोई ग्रुप क्रैश कर जाता है, उसके सारे मेंबर्स करप्ट हो जाते हैं। लेट्स से दोनों, अब हमारे केस में तो एक एक मेंबर है हर एक के अंदर, तो अगर इसमें से क्या होता है कि डाउन हुई डेटाबेस और एक्टिव ग्रुप का जो एक मेंबर था वो करप्ट हो गया, वो रीड नहीं हो सकता, अब आपकी डेटाबेस ओपन नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें उस एक्टिव ग्रुप में कोई ऐसा डाटा था जो डाटा फाइल में शिफ्ट होना था। वो डाटा फाइल में कैसे शिफ्ट करे कि एक्टिव ग्रुप के अंदर वो एक्टिव ग्रुप अवेलेबल ही नहीं है। अगर उसमें एक मेंबर भी अवेलेबल होता तो फिर भी काम चल जाता, क्योंकि उसमें एक मेंबर भी नहीं है, उसका एक ही मेंबर था, वही करप्ट हो गया है। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप लास्ट एक फुल बैकअप रिस्टोर करेंगे एंड इनकम्प्लीट रिकवरी करेंगे। कुछ ना कुछ डाटा जरूर लॉस होगा आपका, इनकम्प्लीट रिकवरी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सो जब भी आपकी डेटाबेस एबनॉर्मली डाउन हो, एक्टिव या करंट ग्रुप में से कोई पूरे ग्रुप के सारे मेंबर्स करप्ट हो जाएं तो फिर इश्यूज है। तो अब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचते हैं, आपका काम है डेटाबेस में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचना। तो आपके केस में अगर आपके पास 3 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में एक एक फाइल है तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर आप किसी पास भी एक ग्रुप में एक फाइल करप्ट हो गई तो दैट्स इट, आपको रिकवरी करनी पड़ जाएगी। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से कैसे बचा जा सकता है कि आप इन जो ग्रुप्स हैं मेंबर्स ज्यादा होने चाहिए। लेट्स से एक ग्रुप है तो उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स जरूर होने चाहिए, 2 मेंबर्स रख लें, दोनों मेंबर्स का साइज इक्वल होगा। 2 मेंबर्स रखने का फायदा क्या होगा कि एक मेंबर पर जो डाटा राइट होगा दूसरे पे वही डाटा राइट होगा। साइज आपको, लेट्स से आपने अभी इस वक्त आपके ग्रुप का साइज 50 MB है, एक और 50 MB का मेंबर ऐड करें तो आपका ग्रुप का साइज 50 MB मिलेगा आपको। वो जो 50 MB का एक और आपने मेंबर ऐड किया वो रेप्लिका होगा एग्जिस्टिंग मेंबर का। उससे क्या होगा कि अगर आपका एक मेंबर क्रैश भी कर जाता है तो दूसरा मेंबर अवेलेबल है, डेटाबेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटाबेस चलती रहेगी। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग, रीडू ऑफ फाइल्स की, रीडू ऑफ ग्रुप्स की मल्टीप्लेक्सिंग। तो हम मल्टीप्लेक्सिंग करके देखते हैं। अगर आपने कमांड लाइन से करनी है, अच्छा एक और व्यू है $, लॉग फाइल के नाम से, उसमें आप ले लेते हैं सेलेक्ट ग्रुप नंबर कॉमा मेंबर फ्रॉम $, लॉग फाइल। तो ये आपको हर ग्रुप में कौन सा मेंबर है ये ASM पे है ना, फाइल सिस्टम में होता नॉर्मली पाथ होता है, ASM पे तो डिस ग्रुप का पाथ क्लास से शुरू होता है। नॉर्मल फाइल सिस्टम में तो उसमें तो डिफरेंट लोकेशन पे होना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ASM पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ASM पे भी मल्टीपल लोकेशंस पे होना चाहिए। अगर आपके पास मल्टीपल डिस्क ग्रुप्स हैं तो डिफरेंट डिस्क ग्रुप्स पे होना चाहिए। ठीक है जी, हर ग्रुप में एक एक मेंबर है। तो लेट्स से ग्रुप नंबर 1 में मैं एक मेंबर ऐड करता हूं, तो मैं करता हूं अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल मेंबर का सिंगल कोट्स में नाम और पाथ, और क्योंकि मेरे केस में OMF इनेबल हुआ है, ओरेकल मैनेज्ड फाइल्स, तो मैं सिंपली करूंगा अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल मेंबर टू ग्रुप, वो ग्रुप का नाम अल्टर डेटाबेस इनवैलिड फाइल नेम। अच्छा, हमें ये करना पड़ेगा कि फाइल का नाम तो नहीं देना पड़ेगा लेकिन डिस्क ग्रुप का नाम देना पड़ेगा। अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल मेंबर सिंगल कोट्स में प्लस डेटा का डिस्क ग्रुप है, उसमें देना चाह रहा हूँ टू ग्रुप और ग्रुप का नंबर। तो ग्रुप नंबर 1 में एक मेंबर ऐड हो जाएगा और उसी साइज, इसमें साइज नहीं दे सकते। जब आप नया मेंबर ऐड करते हैं तो नए मेंबर का साइज नहीं दे सकते, ओरेकल खुद ही देखता है कि एग्जिस्टिंग मेंबर कितने साइज का, उतने साइज का एक और मेंबर बना देता है। और फिर उसमें आप जब भी इस ग्रुप पे डाटा राइट करेगा तो दोनों मेंबर्स में इक्वल डाटा राइट होगा, तो मल्टीप्लेक्सिंग का लेवल ज्यादा होगा तो परफॉर्मेंस के इश्यूज भी आएंगे। ठीक है, तो 2 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, अब ये देखें ग्रुप 1 में 2 मेंबर्स हैं, तो दोनों एक दूसरे का रेप्लिका होंगे। और ये काम आपने एंटरप्राइज मैनेजर से करना हो तो आप सिंपली जाके ग्रुप पे जाएं, इसको एडिट करें और इसमें ऐड करें फाइल, वो डिस्क ग्रुप का नाम दें, फाइल का नाम देना तो वो भी दे सकते हैं। सिंपली अगर कंटिन्यू करेंगे तो फाइल का नाम हो, क्योंकि OMF इनेबल्ड है तो खुद ही फाइल का नाम जनरेट कर देंगे। अप्लाई करें तो अब आपके पास ग्रुप नंबर 2 में भी 2 मेंबर आ गए एंड सो। इसी तरीके से हर ग्रुप में एटलीस्ट आपके पास 2 मेंबर्स होने चाहिए। अच्छा, ग्रुप का एक तो नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स भी बड़े क्रिटिकल है। कितने ग्रुप्स होने चाहिए? मिनिमम 2 हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा होने चाहिए। रीजन क्या है, क्या रीजन हो सकते हैं 2 से ज्यादा क्यों होने चाहिए? 2 से ज्यादा इसलिए कि लेट्स से आपकी लॉग स्विचिंग बड़ी देर जल्दी से होती है, क्योंकि आपकी डेटाबेस पे एक्टिविटी बहुत ज्यादा है।
तो अभी लॉग से चेकर हुआ, ग्रुप 2 पे गया, फौरन से लॉग से चेकर हुआ, ग्रुप 3 पे गया, फौरन से लॉग से चेकर हुआ, वापस ग्रुप 1 पे आया। अभी ग्रुप 1 एक्टिव स्टेट में होगा, ग्रुप 1 एक्टिव स्टेट में, क्योंकि उससे रिलेटेड डाटा भी डाटा फाइल में शिफ्ट ही नहीं हुआ, अभी डेटाबेस राइटर डाटा राइट कर रहा है। तो अगर इस तरह है, नॉर्मली ऐसा होता है बहुत सारी डेटाबेसेस में, ये 50 बाय डिफॉल्ट 50 MB होता है आपके रीडर ग्रुप का साइज। और अगर आपकी डेटाबेस में 15-20 यूजर एक वक्त में कनेक्ट हो जाए, वो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो लॉग स्विच आपका हो सकता है 1 मिनट में 3-4 लॉग स्विच तक करोगे, तो सीवियर किस्म के परफॉर्मेंस के इशूज आएंगे आपकी डेटाबेस में, बहुत सारे वेट डिमांड्स आएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि इसका साइज अप्रोप्रिएट हो या नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा हो, लेकिन साइज सबसे पहले जरूरी है। तो आपने आइडियली ये करना होता है कि आपका एक लॉग स्विच जो है वो 10 से 15 मिनट के टाइम में करो, इसे जल्दी नहीं करना चाहिए। 10 मिनट में 8 से 10 मिनट या 15 मिनट तक हो तो ठीक है, इसे लेट भी होना चाहिए, इसे जल्दी भी नहीं होना। इसे जल्दी होगा तो बार बार लॉग स्विच करोगे, बार बार आयो होगी। अगर आपका कोई ग्रुप एक्टिव स्टेट में या लॉग राइटर वापस आ गया उस ग्रुप के ऊपर उसने राइट करना है, तो लॉग राइटर को वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो ग्रुप इनएक्टिव स्टेट में ना चला जाए। जब लॉग राइटर को वेट करना पड़ेगा तो आपको सारे डेटाबेस यूजर्स को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लॉग राइटर ने डाटा लॉग बफर से उठाना है, लॉग फाइल्स के अंदर राइट करना है। लॉग राइटर राइट नहीं कर पा रहा, आपकी रीड लॉग बफर फुल हो जाएगी, आपका कोई भी यूजर कनेक्ट नहीं हो सकेगा डेटाबेस के साथ, और कोई भी यूजर आपके कोई ट्रांजेक्शन ऑलरेडी कनेक्टेड यूजर की कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अपडेट चलाएंगे एरर आ जाएगा उनको, इंसर्ट चलाएंगे एरर आ जाएगा उनको। क्यों? क्योंकि आपका लॉग राइटर वेट करे, या वो वेट करेंगे, या अगर आपके वो आर्काइव लॉग मोड में आपकी डेटाबेस और आर्काइवर आपके आर्काइव्स की लोकेशन फुल हो गया तो उस केस में भी यूजर्स को एरर आना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में बहुत जरूरी है कि आपके लॉग स्विचेस अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर हो। तो आप ये कैसे मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी डेटाबेस में लॉग स्विचेस कितनी देर में कर हो रहे हैं? तो अलर्ट लॉग फाइल, आपकी डेटाबेस में अलर्ट लॉग फाइल है जिसमें टाइम के साथ आता है कि कौन सा लॉग स्विच किस वक्त तक कर हुआ, तो आप उसको देख सकते हैं कि कितनी देर में लॉग स्विच टाइम के साथ आ रहा होता है, डेट एंड टाइम के साथ। तो एक तो तरीका ये है कि आप नंबर ऑफ ग्रुप से ज्यादा कर दें ताकि एक ग्रुप की बारी देर से आए, और दूसरा ये है कि ग्रुप का साइज भी 50 MB जो है वो सफिशिएंट नहीं होता। कई केसेस में आपको इसको जीबीज में करना पड़ता है, कई केसेस में 200, 300, 400 MB, 500 MB करना पड़ता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करना पड़ता है, फिर आप देखते हैं इसको। इंस्टेंस रिकवरी में मतलब देता है साइज बड़ा जीबी में नहीं, वो फिर चेक पॉइंटिंग की फ्रीक्वेंसीज को उस हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। साइज से आपको वो चेक पॉइंटिंग में फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर चेक पॉइंट बहुत लेट नहीं होना चाहिए, चेक पॉइंट 5-7 मिनट के इंटरवल में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब ग्रुप का साइज इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर एक ग्रुप 50 MB का बन गया तो 50 MB ही उसका साइज हो सकता है, उसका साइज चेंज नहीं हो सकता। आप ये कर सकते हैं कि नया ग्रुप बनाए, बड़े ग्रुप साइज का बनाए और पुराने ग्रुप को 1 by 1 ड्रॉप करें। ऐसा हम करते हैं। लेट से आपने ये 3 ग्रुप्स हैं 50 MB के, इनको 100 MB करना है, तो पहले आप क्या करें, मिनिमम 2 ग्रुप्स हो सकते हैं, एक तो कोई ड्रॉप करते हैं आप जो इनएक्टिव हो। एक्टिव और करंट ग्रुप ड्रॉप नहीं हो सकते, इनएक्टिव ग्रुप ड्रॉप हो सकता है। आप इनएक्टिव ग्रुप को ड्रॉप करें, एक नया ग्रुप ऐड करें, उसका साइज 100 MB रखें, फिर आप जो एक और लॉग स्विच करें, फिर जो इनएक्टिव हो जाए उसको ड्रॉप करें, फिर एक नया ऐड कर लें, एंड सो, ठीक है। तो आपको नए ग्रुप्स ऐड करने पड़ते हैं रीड लॉग ग्रुप्स की रीसाइजिंग के लिए। सो हमने क्या किया जी, मल्टीप्लेक्सिंग की। इंस्टेंस रिकवरी हमने ऑलरेडी देख लिया जी कैसे होती है। इंस्टेंस रिकवरी को ट्यून कैसे किया जा सकता है? ट्यून आप कर सकते हैं जी कि आपका जो चेक पॉइंट है वो फ्रिक्वेंटली अकर होता रहना चाहिए। अगर चेक पॉइंट बहुत देर से अकर होगा, लेट से लास्ट चेक पॉइंट अकर हुआ और यहाँ तक का डेटा रीड लॉग फाइल में था वो राइट हुआ, उसके बाद जब अब करंट आपका रीड लॉग ग्रुप इस स्टेट पे है, जब इंस्टेंस रिकवरी करनी पड़ेगी तो लास्ट चेक पॉइंट से लेकर एंड ऑफ रीड लॉग फाइल तक सारा डेटा उसको उठा के डेटा फाइल्स में शिफ्ट करना होगा। ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इंस्टेंस रिकवरी टाइम लेगी, ये डिस्टेंस जितना कम होगा उतने कम टाइम में इंस्टेंस रिकवरी हो जाएगी। लेकिन फिर ट्रेड ऑफ है, अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब चेक पॉइंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और अगर वो ज्यादा होगी तो परफॉर्मेंस इंपैक्ट करेगी। और अगर ये ज्यादा होगा डिस्टेंस, इसका मतलब चेक पॉइंट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी लेट है, कम है, तो लेकिन उस केस में क्या होगा कि आपका जो इंस्टेंस रिकवरी टाइम ज्यादा ले लेगी। तो दोनों को फिर बैलेंस करके चलना पड़ता है कि इंस्टेंस रिकवरी वर्सेस परफॉर्मेंस या वर्सेस डेटा बेस अवेलेबिलिटी। आप चाहते हैं कि आपकी डेटाबेस नॉर्मली रीस्टार्ट हो तो कितनी देर में अवेलेबल हो जाए, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, उस हिसाब से फिर आपने इसको इंस्टेंस रिकवरी ये चेक पॉइंटिंग को उस हिसाब से एडजस्ट करना होता है। 7-8 मिनट तो होना चाहिए चेक पॉइंट, मेरे ख्याल में 2-3 मिनट होना चाहिए। हाँ, 2-3 मिनट होना चाहिए, देखते हैं, डिपेंड करता है एक्चुअली। तो आपके पास एक चेक पॉइंट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हमने वैसे पढ़ा था पहले चैप्टर में कि आप चेक पॉइंट टाइम बेस्ड हो सकता है कि कितने टाइम के बाद होना चाहिए चेक पॉइंट। चेक पॉइंट डर्टी बफर्स बेस्ड हो सकता है कि कितने बफर्स डर्टी होते हैं तो चेक पॉइंट अगर हो जाए। चेक पॉइंट अगर होता है लॉग स्विच जब होता है तो उस वक्त, ठीक है, ये इवेंट्स हैं जब चेक पॉइंट अगर होता है। लॉग स्विच भी हमारे कंट्रोल में कि लॉग स्विच कितनी देर में करो, वो आप रीड लॉग फाइल का साइज
ग्रुप का साइज इंक्रीज करके डिक्रीज करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम बेस भी आपके कंट्रोल में, बफर डर्टी नंबर ऑफ डर्टी बफर्स भी आपके कंट्रोल में। टाइम बेस के लिए एक पैरामीटर है लॉग अंडरस्कोर चेक पॉइंट अंडरस्कोर इंटरवल, और लॉग डर्टी बफर्स के लिए लॉग अंडरस्कोर चेक पॉइंट अंडरस्कोर टाइम आउट। और लॉग स्विचेस तो वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ये दो पैरामीटर्स ओरेकल 8i तक यूज हुआ करते थे। लेट्स से इसमें आपने बता दिया, इन दोनों में से कोई एक पैरामीटर आप नॉर्मली सेट करते हैं। लेट्स से आपने लॉग चेक पॉइंट इंटरवल सेट कर दिया जी 120 सेकंड्स, तो आफ्टर एवरी 120 सेकंड्स चेक पॉइंट अकर होगा। तो लेट्स से अब आपके डेटाबेस में दो तरह के टाइम्स होते हैं, एक होते हैं पीक आवर्स और एक होते हैं ऑफ पीक आवर्स। आपकी डेटाबेस की यूजेज के हिसाब से आते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपकी डेटाबेस में सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक बहुत ज़्यादा काम होता हो, तो वो पीक आवर्स होंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा लोड कम हो जाए तो वो ऑफ पीक आवर्स होंगे, या नाइट में बिल्कुल नहीं होते तो वो ऑफ पीक आवर्स होंगे। तो पीक आवर्स वर्सेज ऑफ पीक आवर्स। तो पीक आवर्स में क्या होगा, एक वक्त में बहुत सारे चेंजेस हो रही होंगे, बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड होंगे। तो 120 सेकंड में आपने जो चेक पॉइंट का टाइम दिया है, 120 सेकंड में बहुत सारे बफर्स डर्टी हो जाएंगे। जबकि ऑफ पीक आवर्स में 120 सेकंड्स के अंदर हो सकता है बहुत कम बफर्स डर्टी हो या ना हो, मिनिमल हो। तो आइडियली ये होना चाहिए कि आपका जो चेक पॉइंट का इंटरवल है वो पीक आवर्स में चेक पॉइंट जल्दी होना चाहिए, ऑफ पीक आवर्स में चेक पॉइंट देर से होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये पैरामीटर सेट करेंगे तो इसमें ये कंट्रोल नहीं कर सकता। ओरेकल 9i ऑनवर्ड ओरेकल ने एक पैरामीटर आपको दिया है फास्ट अंडरस्कोर स्टार्ट अंडरस्कोर MTTR अंडरस्कोर टारगेट। इसमें आप टाइम दे देते हैं, इसमें आपने दे दिया जी लेट्स से 300 सेकंड्स, इसमें सेकंड्स में वैल्यू देते हैं। अब ये 300, फिर आपने ये पैरामीटर नहीं सेट करने, ये 9i ऑनवर्ड ये वाला है और हम यही सेट करते हैं फास्ट स्टार्ट MTTR टारगेट। ये आपने जितने सेकंड्स दे दिया, नॉर्मली हम इसको 120 सेकंड देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो टाइम आप देते हैं ये टाइम चेक पॉइंट का टाइम नहीं है, कितनी देर में चेक पॉइंट अकर होना चाहिए। ये टाइम ये है कि अगर मेरी डेटाबेस अभी एबनॉर्मली रीस्टार्ट हो जाए तो इतनी देर में रिकवरी हो जानी चाहिए, इतनी देर में डेटाबेस अवेलेबल हो जानी चाहिए, ठीक है। आपने ये लेट्स से इसमें आपने 300 सेकंड्स दे दिया। अब ओरेकल क्या करेगा, वो देखिएगा 300 सेकंड्स में वो कितना डाटा रोल फॉरवर्ड एंड रोल बैक कर सकता है। जब उतना डाटा डर्टी हो जाएगा तो चेक पॉइंट अकर कर देगा। तो पीक आवर्स में चेक पॉइंट जल्दी अगर हो रहा होगा, क्योंकि पीक आवर्स में उतना नंबर ऑफ लेट्स से 300 सेकंड्स में वो 600 बफर डर्टी बफर्स को रोल फॉरवर्ड एंड रोल बैक कर सकता है। तो जब 600 बफर्स डर्टी होंगे तो चेक पॉइंट अकर कर देगा। तो पीक आवर्स में क्या होगा, वो 600 बफर्स हो सकता है 1 मिनट में डर्टी हो जाए, हो सकता है 5 मिनट में डर्टी हो। तो आपने टाइम बेस्ड आपने इसको कंट्रोल कर लिया। और ऑफ पीक आवर्स में हो सकता है वो 300 या 600 डर्टी बफर्स हो सकता है 10 मिनट में हो, तो उस हिसाब से वो चेक पॉइंट की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर लेगा। ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये सेट करना चाहिए। तो आपके पास एडवाइजरी भी अवेलेबल है, MTTR एडवाइजरी, जो आपको बताती है अगर आप इंटरप्राइज मैनेजर में अवेलेबिलिटी और रिकवरी सेटिंग्स में जाएं तो ये फास्ट स्टार्ट MTTR टारगेट आपको बताता है। और इसमें आपको बता दीजिए एस्टिमेटेड मीन टाइम टू रिकवर। अगर अभी आपकी डेटाबेस क्रैश कर जाए, एबनॉर्मली रीस्टार्ट हो जाए, तो इतनी देर के अंदर आपको हो जाएगी 15 सेकंड्स के अंदर, क्योंकि इतना डाटा इस वक्त आपके पास बफर कैशे में इतना डर्टी डाटा पड़ा हुआ। तो बाय डिफॉल्ट मेन टाइम टू रिकवर 0 यानी डिसेबल होता है। आप इसको डिसेबल का मतलब ओरेकल उसको ऑटोमेटिकली खुद एडजस्ट कर लेता है, लेकिन आप अपने हिसाब से अगर इसको एडजस्ट करना चाहें तो 0 बाय डिफॉल्ट है, वो 3600 सेकंड या मैक्सिमम 1 आवर तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप इसको अप्रोप्रिएटली सेट करते हैं। अच्छा, ये तो था जी इंस्टेंस रिकवरी। अब चेक पॉइंट जितना जल्दी होगा उससे क्या होगा, जब डेटाबेस रीस्टार्ट होगी तो अप होगी तो वो जल्दी अप हो जाएगी, लेकिन उस केस में परफॉर्मेंस फिर थोड़ी डिग्रेड होगी। तो आपको ये फिर एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि चेक पॉइंट ज्यादा कर दूं या आपको एक सेटिंग हो सकता है एक दफा सेट करें तो अप्रोप्रिएट ना हो, डेटाबेस को मॉनिटर करके फिर वैल्यूज को आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी डेटाबेस कभी अब नॉर्मली रीस्टार्ट नहीं होती तो फिर इस वैल्यू को आप ज्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि आपकी होती नहीं है अब नॉर्मली रीस्टार्ट, सिक्योर है। आपको कभी कभार कभी आपको हो तो आपको रीस्टार्ट करनी पड़ती है, तो फिर आप इसको इसकी वैल्यू को थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं। ओके, यानी कि मीडिया फेलियर क्या कि आपकी डिस्क फेल होगी, आपका OS फेल हो गया, या कोई फाइल्स डिलीट होगी या करप्ट होगी। तो नॉर्मली डेटाबेस रीस्टार्ट होगी, फाइल करप्ट होगी, तो वो मीडिया फेलियर होगा। उस केस में आपके पास बैकअप होना बहुत जरूरी है। बैकअप होगा तो आपका वो जो फाइल करप्ट हुई है वो बैकअप में से रीस्टोर करेंगे, उसको रिकवर करेंगे एंड दैट्स इट, यू आर डन। अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आपका डाटा लॉस हो जाएगा, वो उस पर्टिकुलर फाइल का फिर डाटा आपको अवेलेबल नहीं होगा। देन आप डेटाबेस को रिकवरेबिलिटी के लिए सेट करते हैं जी। उसमें क्या क्या चीजें कि स्केड्यूल करें रेगुलर बैकअप्स। नॉर्मली हम क्या करते हैं, डेली बैकअप्स लेते हैं और दिन में हर 2 घंटे के बाद बैकअप होता है,
ठीक है, डिपेंड करता है आपके डेटाबेस कितना डाटा कितना क्रिटिकल है। तो आप नॉर्मली डेली बैकअप लेते हैं या वीकली बैकअप लेते हैं या मंथली बैकअप लेते हैं, वो कोई बैकअप पॉलिसी उसको कहते हैं। बैकअप पॉलिसी होनी चाहिए। मल्टीप्लेक्स करके रखें कंट्रोल फाइल्स को। बाय डिफॉल्ट आपके पास एक कंट्रोल फाइल होती है, आपके पास मल्टीपल कंट्रोल फाइल्स होनी चाहिए। मल्टीप्लेक्स करके रखें रेडुला ग्रुप्स को, अभी हमने रेडुला ग्रुप्स की मल्टीप्लेक्सिंग की है। और डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में रखें और आर्काइव्स रिटेन रखें अपने पास। करके देखते हैं जी। अच्छा, मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, फ्लैश रिकवरी एरिया सेट करते हैं और फिर हम बाकी नेक्स्ट टाइम चले कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, फ्लैश रिकवरी एरिया या फास्ट रिकवरी एरिया। ओरेकल 10G ऑनवर्ड, ओरेकल ने आपको एक पैरामीटर दिया db अंडरस्कोर रिकवरी अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर डेस्ट, या आप इंटरप्राइज मैनेजर से सेट कर लें या SQL प्लस में अल्टर सिस्टम सेट के तो सेट कर लें। इसमें आप एक पाथ को दे देते हैं। लेट से आप चाहते हैं जी /U01 या C कॉलन या D कॉलन कोई भी, और इसमें एक फोल्डर है बैकअप के नाम से, ये आपने पाथ दे दिया। तो ये आपका, अब आपने इस पर्टिकुलर पैरामीटर में ये कोई एक पाथ दे दिया तो ये आपका फास्ट रिकवरी एरिया कहलाएगा या फ्लैश रिकवरी एरिया भी इसको कहते हैं। अब जब भी आप डेटाबेस का बैकअप लेंगे तो बाय डिफॉल्ट इस लोकेशन पे बैकअप जाकर स्टोर होगा। आप डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में रखेंगे तो आर्काइव्स इस लोकेशन पे स्टोर होंगे। आप डेटाबेस को फ्लैशबैक मोड में ऑन करेंगे तो फ्लैशबैक लॉग्स इस लोकेशन पे होंगे। हाँ, मीन्स कि आपका ये एक एरिया आप दिस इज ऑप्शनल, ये जरूरी नहीं है कन्फिगर करना। आप बैकअप लेते वक्त अपनी मर्जी की लोकेशन दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो आपका अगर फ्लैश रिकवरी एरिया कन्फिगर्ड है तो वहां पे जाके आपके बैकअप सेव हो जाएंगे डिस्क पे। ये फ्लैश रिकवरी एरिया आपका किसी डिस्क की कोई लोकेशन होगी। अच्छा, इस फ्लैश रिकवरी एरिया का लेट्स से आपकी ये जो डिस्क है U01, इसमें टोटल स्पेस 100 GB फ्री है, लेकिन आप चाहते हैं जो बैकअप्स के लिए स्पेस है वो मेरे पास मैक्सिमम 40 GB स्पेस बैकअप्स के लिए यूज हो, बाकी 60 GB स्पेस में किसी और पर्पज के लिए रिजर्व रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक पैरामीटर है db अंडरस्कोर रिकवरी अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर डेस्ट अंडरस्कोर साइज, आपने दे दिया जी 40 GB। अब इस पर्टिकुलर एरिया में ओरेकल जो डाटा रखेगा वो 40 GB से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। बेशक उसमें फ्री स्पेस इस लोकेशन में पड़ी हुई है, लेकिन वो जब इस पे 40 GB स्पेस ये कंज्यूम कर लेगा तो ओरेकल इसमें फर्दर कोई डाटा नहीं रखेगा। आपको मैसेज देगा ये फ्लैश रिकवरी एरिया आपका फुल हो गया, इसको एम्प्टी करें, इसकी फाइल्स रिमूव करें, रिमूव करें, क्या करें, ठीक है। आप चाहते हैं कि नहीं मैं रिमूव नहीं करना चाहता, फाइल्स खुद रिमूव हो जाए, तो फिर इसकी इस एरिया की रिटेंशन भी है, उसके लिए पैरामीटर देखना पड़ेगा। उसका है कि पैरामीटर डीबी फ्लैशबैक रिटेंशन टारगेट, इसमें मिनट्स में वैल्यू देते हैं। बाय डिफॉल्ट 14 मिनट्स 1 डे सेट हुआ होता है कि एक दिन इस एरिया में जो फाइल होंगी इनकी रिटेंशन एक दिन होगी, और एक दिन के बाद अगर स्पेस का प्रेशर आता है इस एरिया पे, ये एरिया जितनी आपने इसका साइज दिया होता है वो फिल हो जाता है, तो उसमें से ऑटोमेटिकली एक दिन पुरानी फाइल फिर वो डिलीट कर देगा। तो इस केस में ऐसे बैकअप जो एक दिन पुराने वो खुद ही डिलीट हो जाएंगे। तो यू नीड टू मेक श्योर कि ऐसे बैकअप जो फ्लैश रिकवरी एरिया में जा रहे हैं वहां से आप उनको ऑफ लोकेट भी कर रहे हैं, टेप पे शिफ्ट कर रहे हैं या किसी नेटवर्क ड्राइव पे शिफ्ट कर रहे हैं या किसी भी और लोकेशन पे शिफ्ट कर रहे हैं। जीरो भी हो सकता है जी हाँ, ये जीरो भी हो सकता है। ये जीरो नहीं, मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी। मीन्स रिटेंशन या तो मिनट्स में होगी, मिनट में होगी तो 5 मिनट 10 मिनट मिनिमम 1 हो सकती है। हमारे केस में हम रिटेन भी तो उसको किस तरह करते हैं कि हम उसका बैकअप लेके रखते हैं, महीने के बाद या 20 दिन के बाद जब वो फुल हो जाता है ऑटोमेटिकली वो उसको डिलीट नहीं करता। फ्लैश रिकवरी एरिया में से डिलीट नहीं करता, एरर देता है आप। नहीं हम उसको जब वो 100% फुल हो जाता है तो फिर हमें एक मैसेज आ जाता है कि 100% फुल हो गया। नहीं, मैसेज तो आएगा, लेकिन उस केस में देखिएगा कि आपका ऐसे बैकअप्स जो कि जिनकी रिटेंशन पूरी नहीं हुई वो तो डिलीट नहीं करेगा, जिन रिटेंशन पूरी है वो खुद ही डिलीट करेगा। और दूसरा फिर नए बैकअप्स के लिए अगर सफिशिएंट स्पेस बनती है तो स्पेस अवेलेबल वो बैकअप ले लेगा। अगर रिटेंशन जिनकी पूरी हो गया उनको डिलीट करने के बाद सफिशिएंट स्पेस नहीं बनती तो वो बैकअप नहीं लेगा, नया बैकअप नहीं लेगा, एरर आ जाएगा। लेकिन आपके जो एग्जिस्टिंग बैकअप है जिनकी रिटेंशन पूरी होगी उनको डिलीट कर देगा। ये तो नॉर्मल, ये तो बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर है। आपके केस में अगर वो नहीं होता तो आपको अलर्ट लॉग फाइल में मैसेज आता है, लेकिन इसका मतलब है कुछ ऐसे बैकअप्स भी पड़े हुए हैं, आर्काइव्स भी पड़ी होंगी, क्योंकि एक्टिव आर्काइव्स जो होती हैं उनको डिलीट नहीं करता। बैकअप्स तो हो सकता है वो डिलीट कर दे, आर्काइव्स डिलीट नहीं करेगा। उस केस में सफिशिएंट बैकअप डिलीट करने के बाद लेट्स से सफिशिएंट स्पेस नहीं बनी नए बैकअप के लिए तो नया बैकअप भी नहीं होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इस फ्लैश रिकवरी एरिया में बैकअप जाएगा, तो आपको इसको सेट करना होगा। हम जरा एक फ्लैश रिकवरी एरिया सेट कर लेते हैं। एक लोकेशन पे एक फोल्डर बना लेता हूं मैं,
कोई भी एक फोल्डर बना लें किसी लोकेशन पे। यूजर 1 में फ्लैश के नाम से फोल्डर है, तो पैरामीटर है जी अल्टर सिस्टम सेट डीबी रिकवरी फाइल टेस्ट, वो आप दे देंगे जी। रन टाइम पे अच्छा पहले साइज देना जरूरी है। डीबी रिकवरी फाइल टेस्ट साइज पहले देंगे हम। ठीक है, अब आपकी डेटाबेस में फ्लैश रिकवरी एरिया सेट हो गया। ये एक डिस्क पे एक लोकेशन है जहां पे आपका एक सेंट्रलाइज लोकेशन है जहां पे बाय डिफॉल्ट आपके बैकअप्स जाएंगे। अगर आप डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में रखें तो आर्काइव्स यहाँ पे जाएंगी, फ्लैशबैक मोड में रखेंगे तो यहाँ पे फ्लैशबैक लॉग्स जाएंगे। ठीक है, 3 तरह की ये फाइल्स इसमें जा सकती हैं और आपकी इमेज कॉपीज बैकअप्स भी जा सकती हैं, कंट्रोल फाइल्स की कॉपीज भी जा सकती हैं, रेगुलर ग्रुप्स का एक मेंबर भी इसमें हो सकता है, एक्टिव मेंबर। तो यही काम आप इंटरप्राइज मैनेजर से भी कर सकते हैं। इसकी सेटिंग अगर आपने करनी हो तो इंटरप्राइज मैनेजर में अगर आप आए अवेलेबिलिटी में रिकवरी सेटिंग्स, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फ्लैश रिकवरी एरिया का साइज यहाँ पे लोकेशन देंगे, साइज देंगे और ये रिटेंशन देंगे इसकी। और फिर यहाँ पे हम मॉनिटर भी कर सकते हैं कि इस वक्त कितना कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं। आपके केस में अगर वो मैसेज आ रहा है तो इस पेज पे आके देखें कि कौन कौन सी कंट्रोल फाइल्स पड़ी हैं, ऑनलाइन लॉग्स पड़ी हैं, आर्काइव्स पड़ी हुई हैं, बैकअप्स पड़े हुए हैं, कौन कौन से प्लेस पे, वो आपको सारी डिटेल्स बताएगा, आपको पूरी रिपोर्ट देगा कि किस वजह से वो आपका एरिया फुल हो रहा है, कौन सी टाइप्स की फाइल्स ने ज़्यादा स्पेस कंज्यूम की है और कितनी स्पेस इस वक्त अवेलेबल है। और लेट से एरर्स आते हैं तो आप फॉर द टाइमिंग फ्लैश रिकवरी एरिया का साइज इंक्रीज रन टाइम पे इंक्रीज कर देते हैं ताकि बैकअप एटलीस्ट हो जाए फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर, स्पेस अगर आपके पास ओएस पे सफिशिएंट अवेलेबल है तो। लिंक दोबारा बताएं। लिंक है जी इंटरप्राइज मैनेजर में अवेलेबिलिटी के टैब पे जाएंगे। ठीक है, और इसमें बैकअप एंड रिकवरी की हेडिंग के अंदर आपकी रिकवरी सेटिंग्स के नाम से, ठीक है, देन कंट्रोल फाइल मल्टीप्लेक्स करना भी जरूरी है। तो आपके डेटाबेस में कितनी कंट्रोल फाइल्स हैं वो आप देख सकते हैं जी। सेलेक्ट नेम फ्रॉम वी $, कंट्रोल फाइल, एक ही कंट्रोल फाइल है, या शो पैरामीटर कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स। तो आपके पास एक ही कंट्रोल फाइल है, तो ये भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। आपके पास एक से ज्यादा कंट्रोल फाइल्स होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे जी अल्टर सिस्टम सेट कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स इक्वल्स टू, आप कंट्रोल फाइल का एग्जिस्टिंग जो कंट्रोल फाइल है उसका पाथ दे देंगे। सिंगल कोट क्लोज कर देंगे, कॉमा, और फिर सिंगल कोट्स में ऐसे मैं एक और कंट्रोल फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। एक ASM पे है और एक नॉन ASM पे रखना चाहता हूँ, इस फाइल सिस्टम पे रखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं दूसरी कंट्रोल फाइल का पाथ दे दूंगा /u01/oral-data/control02.ctl स्कोप इक्वल टू SP5। ठीक है जी, अब आप डेटाबेस शट डाउन करेंगे प्रॉपर तरीके से और एग्जिस्टिंग कंट्रोल फाइल को कॉपी करेंगे और ये जो आपने नया पाथ दिया और नया नाम दिया, इस नाम से इस पाथ पे आप उस कंट्रोल फाइल को पेस्ट कर देंगे और डेटाबेस स्टार्टअप कर देंगे। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल फाइल मल्टीप्लेक्सिंग। अब आपके पास कंट्रोल फाइल की 2 कॉपीज हैं और एक वक्त में दोनों कॉपीज अवेलेबल होंगे, एक दूसरे का रेप्लिका होंगी। जैसे ये होगा कि एटलीस्ट एक कंट्रोल फाइल अगर क्रैश कर जाए तो दूसरी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं इसको इसकी जगह कॉपी करूंगा, क्योंकि वो ASM पे है तो ASM CMD के थ्रू जाना पड़ेगा मुझे। CP और ये फाइल का नाम, और जहां पे मैंने इसको कॉपी करना है लोकेशन,
दिस इज कंट्रोल फाइल मल्टीप्लेक्सिंग। अब आपके पास ग्रुप्स भी मल्टीप्लेक्स हैं और कंट्रोल फाइल्स भी आपके पास दो हैं और डिफरेंट लोकेशंस पे होनी चाहिए, डिफरेंट लोकेशन। सॉरी कॉपी क्यों कहते हैं? कंट्रोल फाइल खुद क्रिएट नहीं करेगा। रेगुलर ग्रुप्स में तो आप वो ऐड करते हैं मेंबर, तो वो मेंबर ऐड कर देता है। ठीक है। इसमें कंट्रोल फाइल की मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए आपको सिंपली ये पैरामीटर चेंज करना है, उसमें 2 पाथ या 3 पाथ देने, और एग्जिस्टिंग जो कंट्रोल फाइल है आपने नए जितने पाथ दिए हैं उस लोकेशन पे एग्जिस्टिंग कंट्रोल फाइल को उन नामों से कॉपी करना पड़ेगा आपको। ये खुद से कंट्रोल फाइल नहीं क्रिएट नहीं करेगा। ठीक हो गया। ठीक है, कंट्रोल फाइल की मल्टीप्लेक्सिंग करते हुए आपको ये करना पड़ेगा। ये सर जो आपने U01 के ऊपर और डेटा का फोल्डर, कंट्रोल, हाँ 02 का ये दिया है, नाम दिया है, ये मैंने एग्जिस्टिंग कंट्रोल फाइल को इस नाम से इस लोकेशन पे पेस्ट किया मैंने जाकर। अब जब ये स्टार्टअप होगा पेस्ट करनी पड़ेगी आपको एग्जिस्टिंग, खुद से नहीं नया। आपने जस्ट ये पैरामीटर अपडेट किया, स्टार्टअप किया तो एरर देगा, इसलिए मतलब ये स्टार्टअप होगा और उसको एप्लीकेशन चलता रहेगा। बिल्कुल आप देखें, अब ये खुद ही करेगा। तो एक ही एप्लीकेशन कंट्रोल फाइल 2-3 होनी चाहिए, 2 तो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है। रेगुलर फाइल्स को हमने देख लिया जी, इसकी मल्टीप्लेक्सिंग। अगर आप मल्टीप्लेक्सिंग करें तो हर ग्रुप का हर मेंबर डिफरेंट लोकेशंस पे होना चाहिए। अगर आपके पास 2 डिस्क ग्रुप्स हैं तो हर ग्रुप का हर मेंबर डिफरेंट डिस्क ग्रुप के ऊपर होना चाहिए, और डिस्क पे है तो डिफरेंट पार्टीशंस पे या डिफरेंट डिस्क पे होना चाहिए। इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, आर्काइव लॉग मोड आखिरी टॉपिक है, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आपकी डेटाबेस बाय डिफॉल्ट नो आर्काइव मोड में होती है। नो आर्काइव मोड का मतलब ये है कि आपकी डेटाबेस में जब भी एक ग्रुप के ऊपर डाटा राइट होगा, ये एक रेगुलर ग्रुप है, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, नेट से ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, लॉग राइटर ग्रुप 1 पे राइट कर रहा है, जब फिल होगा तो लॉग राइटर दूसरे पे जाएगा, वो फिल हो जाएगा, लॉग राइटर वापस पहले पे आ जाएगा और इसको ओवरराइड करना शुरू कर देगा, प्रोवाइडेड कि ये इनएक्टिव हो चुका हुआ। तो ये बाय डिफॉल्ट नो आर्काइव, दिस इज कॉल्ड नो आर्काइव लॉग मोड। अगर आपकी नो आर्काइव लॉग मोड में डेटाबेस है तो फिर आप ऑनलाइन बैकअप नहीं ले सकते, फिर आप डेटाबेस को जब भी बैकअप लेना पड़ेगा डेटाबेस शट डाउन करनी पड़ेगी। फिजिकल बैकअप की बात करो, लॉजिकल बैकअप नहीं। लॉजिकल बैकअप का ऑनलाइन या ऑफलाइन से कोई लिंक नहीं है। लॉजिकल बैकअप उस वक्त हो सकता है जब डेटाबेस चल रही हो, उसी वक्त आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट चला सकते हैं, लेकिन फिजिकल बैकअप चाहे वो यूजर मैनेज है चाहे वो आरमेन से है, आपको डेटाबेस डाउन करके बैकअप लेना पड़ेगा। वो डाउन करके जितनी देर लगेगी, लेट से 10 GB की डाटा फाइल्स हैं तो फिर वो उसमें 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना भी टाइम लगेगा उतनी देर के लिए डेटाबेस डाउन रहेगी। आप डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में शिफ्ट कर सकते हैं और होनी चाहिए प्रोडक्शन डेटाबेस जरूर होनी चाहिए आपकी आर्काइव लॉग मोड में। उसमें क्या होता है कि जब आप आर्काइव लॉग मोड में शिफ्ट कर देते हैं तो एक से ज्यादा प्रोसेसेस होते हैं आपके पास आर्काइवर के नाम से, आर्काइवर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जब एक लॉग राइटर ग्रुप पे राइट करता है और वो फिल हो जाता है, लॉग राइटर दूसरे ग्रुप पे स्विच कर जाता है, तो आर्काइवर ये जो फिल हो गया हुआ है ग्रुप, इसको कॉपी करके एक लोकेशन पे एक फाइल बनाता है एक नाम से, उसमें उसके सारे कंटेंट्स डंप कर देता है, इसको आर्काइव कहते हैं। जब दूसरा ग्रुप फिल होगा, लॉग राइटर आर्काइवर जो है उसको कॉपी करेगा, एक और फाइल बनाएगा, उसमें उसके डंप करेगा। हर लॉग स्विच के ऊपर एक आर्काइव बनती जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कि योर डेटाबेस इज इन आर्काइव लॉग मोड। अब आपकी जितने भी चेंजेस हैं डेटाबेस के अंदर वो रिटेन हो रही हैं। आपकी डेटाबेस में जितनी चेंजेस हो रही हैं वो सारी की सारी आर्काइव्स की फॉर्म में आपके पास है। ये आर्काइव आपको कब चाहिए होंगी? जब आपको रिकवरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको नहीं चाहिए। तो आप क्या करते हैं, टाइम एंड अगेन आर्काइव्स को इन लोकेशन से कट करके किसी और लोकेशन पे पेस्ट कर देते हैं, या जिस लोकेशन पे ये आर्काइव जनरेट हो रही है उस लोकेशन पे सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल रखनी होती है। अगर वो स्पेस फुल होगी तो फिर आपकी डेटाबेस हैंग कर देगी। अगर ये साथ-साथ आर्काइव्स डिलीट करते हैं तो डिलीट करते जाएंगे तो फिर मसला होगा। डिलीट नहीं करनी चाहिए ना, डिलीट करेंगे तो उसके फौरन बाद फुल बैकअप ले लेंगे। ऐसे डिलीट कर दिया और जरूरत पड़ गई तो फिर छुट्टी हो जाएगी। तो आर्काइव लॉग मोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं डेटाबेस? सिंपली डेटाबेस को शट डाउन करें, स्टार्ट माउंट करें। एक मशीन है हमारी वो बहुत ज्यादा आर्काइव्स जनरेट करती है, तो उसको मैं इतना सुबह जो है उसको 100% उसके लॉग पहुंचे हुए होते हैं। तो बैकअप रेगुलर स्केड्यूल करें। हमारे केस में हर 2 घंटे के बाद आर्काइव्स का बैकअप होता है और जिनका बैकअप हो जाता है उनको डिलीट कर देते हैं। ये हमारा तो जो उसमें जो बैकअप पॉलिसी है उसमें तो हम डेली लॉजिकल बैकअप ले रहे हैं। अच्छा, फिजिकल ले ही नहीं रहे, फिजिकल ले रहे हैं, आरमेन के थ्रू ले रहे हैं। तो फिर उस आरमेन के बैकअप का आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि उसको आरमेन के उस बैकअप को रिकवरी के लिए आर्काइव चाहिए होंगे। तो जब रिकवरी करने जाएंगे ना, रिस्टोर तो कर लेंगे बैकअप, और डेटाबेस ओपन करेंगे वो कहेगा आर्काइव, आर्काइव डिलीट है, आर्काइव है नहीं होगा, तो आर्काइव के बगैर तो नहीं चलेगा काम। सॉरी, स्टार्टअप माउंट करना था। कभी दोनों मिली करनी पड़ती है। हाँ, कभी कभी तो ठीक है, लेकिन फिर उसको उसके लिए भी तैयार भी रहे आप। तो वो जो है ना, नहीं हम भी करते हैं, हम आर्काइव डिलीट करते हैं। लेट्स से आर्काइव की लोकेशन फुल होगी, इमीडिएटली जाके आप बैकअप लेंगे तो टाइम लेगा और फिर डिलीट करेगा। हम फौरन से जाकर रिमूव कर देते हैं कुछ आर्काइव्स। लेकिन जब 2 साल जैसा मैं भी
हाँ प्रोग्रेस करना ज्यादा बेहतर नहीं है नहीं आपको तो टाइम लगेगा ना उतनी देर, जब आपकी आर्काइव्स की लोकेशन फुल हो जाती है ना डेटाबेस हैंग कर देती है और यूजर्स कनेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो फिर यू नीड टू चले दोबारा कर लेते। अच्छा आप जब इस तरीके से डिलीट करते हैं आर्काइव तो फिर उसके बाद मेक श्योर करेंगे फौरन एक फुल बैकअप ले लें, जब भी टाइम मिले फौरन से एक डेटाबेस का फुल बैकअप ले लें, ठीक है। और उसके बाद आर्काइव कुछ आर्काइव जरूर रिटेन करके रखें, क्योंकि बैकअप के बाद लास्ट जितना भी आपने लेट से 1 हफ्ता पुराना बैकअप था और आर्काइव आपने डिलीट कर दी, अब आप जो रिस्टोर एंड रिकवरी कर सकते हैं डेटाबेस 1 हफ्ता पुरानी स्टेट पे चली जाएगी। अगर आपके पास आर्काइव्स होती तो लास्ट 1 हफ्ते का लास्ट वीक का बैकअप रिस्टोर करते हैं और रिकवरी करते करंट स्टेट तक आप आ सकते हैं। सही क्रॉस चेक की स्टेटमेंट क्या करती है? आप जब डाटा करते हैं आर्काइव्स मैन्युअली डिलीट कर देते हैं, तो आरमैन के थ्रू जब आर्काइव्स का बैकअप लेंगे ना तो वो कहेगा ये जो आर्काइव आरमैन जिन आर्काइव्स का बैकअप नहीं लिया होता ना उसका जाके बैकअप अटेम्प्ट करता है, और आपने आरमैन से आर्काइव्स का बैकअप लिए बगैर आर्काइव डिलीट कर दी। अब आरमैन से जाके बैकअप लेंगे वो कहेगा ये अगर आर्काइव है ही नहीं इसका बैकअप लेना मैंने, क्योंकि रिकवरी कंप्रोमाइज होगी ना। क्रॉस चेक इसलिए करते हैं कि वो ताकि वो आप उसको फोर्सफुली कह रहे होते हैं कि ऐसी आर्काइव जो मैंने फोर्सफुली डिलीट कर दी उनको स्किप कर दो, उनको स्किप कर दो, फिर उनको स्किप कर देते, उनको एक्सपायर मार्क कर देता हूँ। स्टार्टअप माउंट, अच्छा आप स्टार्टअप माउंट करेंगे डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में शिफ्ट करने के लिए, और अल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग करेंगे तो आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में शिफ्ट हो जाएगी। अब आप डेटाबेस का ऑनलाइन बैकअप ले सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में ये सारे नेक्स्ट बुक में ये सारी पढ़ेंगे हम, क्रॉस चेक और आर्काइव्स का बैकअप एंड सो ये सारी चीजें बड़ी डिटेल से डिस्कस होंगी। अल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग और अल्टर डेटाबेस ओपन, आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है या नहीं तो वो $v डेटाबेस से देख सकते हैं या आर्काइव लॉग लिस्ट की कमांड है उससे देख सकते हैं। अब बाइट वर्ड आर्काइव्स की लोकेशन जो होगी ना वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। हम सिर्फ इतना देख लेते हैं आर्काइव लॉग लिस्ट, और इस वक्त आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है। मेरे केस में आर्काइव की लोकेशन ये सेट हुई है क्योंकि एक पैरामीटर सेट हुआ हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम हम यहीं से शुरू करेंगे, 2-3 चीजें इसमें रहेगी फिर हम इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है जी। स्टेटमेंट फेलियर, आपके कोई स्टेटमेंट चलते हुए फेल हो जाए तो डीबीए को फिक्स करना पड़ता है उसको कि नहीं, रिकवरी करनी पड़ती है नहीं, डीबी रिकवरी फाइल टेस्ट, ठीक है सेकंड्स, दैट्स इट।